प्राइम टाइम की हर न्यूज का ऑप्टिमम डोज शाम 4 बजे ही प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। लेकिन आज क्या क्या है प्राइम एट 4 के न्यूज मेन्यू में? जब तिहाड़ में बंद है केजरीवाल तो कौन चला रहा है सरकार? क्या सुनीता केजरीवाल? खबर पूरे ब्यौरे के साथ। दिल्ली की सरकार आखिर चला कौन रहा है? भ्रामक विज्ञापन के फेर में कैसे फंसे रामदेव? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चलाया चाबुक? ये भी आपके सामने होगा। मौलाना तौकीर पर कोर्ट सख्त, कितने दिनों की पुलिस को मिली है मोहलत, और अगर नहीं हुई पेशी तो क्या होगा? सब कुछ आपको बताएंगे। मेरठ से अरुण गोविल का नामांकन भरे जाने के बाद धुआंधार प्रचार, तो अखिलेश ने बदला उम्मीदवार, क्या रिजल्ट क्लियर है? ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये खबर देखिए, मौलाना तौकीर रजा कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। तौकीर रजा के खिलाफ तीसरा गैर जमानती वारंट जारी हुआ। 8 अप्रैल को पेश नहीं होने पर होंगे कुर्की के आदेश। 8 अप्रैल को मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने के आदेश। तौकीर के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा करेगी पुलिस। 2010 में बरेली दंगों का आरोपी है मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा 8 अप्रैल को भी पेश नहीं हुआ तो संपत्ति कुर्की की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने पुलिस से तौकीर को 8 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है। अगर 8 अप्रैल को भी तौकीर की पेशी नहीं होती है तो फिर उस पर धारा 83 के तहत एक्शन होगा, यानी तौकीर के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा होगा और ढोल बजाकर मुनादी कराई जाएगी। तो 8 अप्रैल को पेश होना होगा, वरना फिर कॉन्सिक्वेंसेज इंतजार कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा के। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप क्या है ये भी बहुत जल्दी से जान लीजिए। तौकीर पर 2010 में बरेली में दंगा भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण से बरेली में दंगा भड़क गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि तौकीर के भाषण से ही हिंसा भड़की। 2010 में 2 समुदायों के बीच ये हिंसा भड़की थी। यह हिंसा जुलूसे मोहम्मदी के दौरान हुई थी। इस दौरान कुतुबखाना बाजार के पास सब्जी मंडी में दंगे हुए थे। दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। कई दिनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे थे। 27 दिनों तक बरेली में कर्फ्यू लगाना पड़ा था और लिहाजा इसकी गंभीरता देख अब पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा अभी तक पेश नहीं हुए हैं। अब 8 अप्रैल के बाद कुर्की की तैयारी है। बदायूं में मंच पर रोती नजर आई संघमित्रा मौर्य। सीएम योगी के आगमन से पहले मंच पर रोती दिखाई दी। अभी हाल ही में बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। बदायूं से बीजेपी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। बीजेपी ने इस बार दुर्विजय शाक्य को बनाया है अपना उम्मीदवार। टिकट के लिए संघमित्रा मौर्य की आंखें छलकी तस्वीरें यहां आप देख रहे हैं। बदायूं की ये तस्वीरें। बदायूं में मंच पर रोती नजर आई संघमित्रा। सीएम योगी के आगमन से पहले मंच पर रोती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में उनको टिकट डिनाई किया है। बदायूं से वो बीजेपी सांसद हैं। हालांकि संघमित्रा मौर्य अभी बदायूं की सांसद हैं और इस बार दुर्विजय शाक्य को बीजेपी ने टिकट दिया। और अब बात दिल्ली की, जहां की राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को जमानत मिलने की खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सीएम पद पर बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल। जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। और सुनीता केजरीवाल से मिले हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपनी राय रखी है। और दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। ये बात आतिशी ने आज प्रेस के सामने कही है। और इस कड़ी में सबसे पहली खबर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से जुड़ी हुई। कुछ ही देर बाद जेल से बाहर आ सकते हैं संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट से मिली संजय सिंह को जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में है संजय सिंह। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की बेल पर ईडी ने आपत्ति नहीं की, इसलिए अब उनकी रिहाई हो सकती है। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। एक रूटीन साधारण बेल को एक प्रकार से अपने आप को दोषमुक्त बताने के लिए तो आज इस अति उत्साह में इस आम आदमी पार्टी ने अपने और आपको एक और गहरे संकट में डाल दिया। ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। और एक तरफ संजय सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी से जुड़ा ये अपडेट देख लीजिए। सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और रहेंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी विधायकों ने केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद विधायकों ने सुनीता के सामने अपनी राय रखी। ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिले
आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा अरविंद केजरीवाल? बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन ले लिया। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार करके शीश महल बना दिया। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के एक दिन बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। आतिशी ने कहा है, मेरे घर और रिलेटिव्स पर ईडी की रेड पड़ सकती है। आतिशी ने कहा, अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं, यह भी कहा। और आम आदमी पार्टी को बीजेपी कुचल देना चाहती है, आतिशी ने आरोप भी लगाया। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। आतिशी जी को तारीख भी बता गया होगा, वो उनका रिश्तेदार, वो डेट भी बता गया होगा, टाइम भी आतिशी जी आपको उसने बता ही दिया होगा। जब आपको तारीख बता गया, टाइम बता गया, समय बता गया, रेड का बता गया, तो तुम ही कोर्ट में चले जाओ ना। ये जज साहब को नाम दे दो जाके कि जज साहब ये आदमी बता के गया मुझे जेल में डालने लगे हैं, और जज साहब आपको इमीडिएटली स्टे देंगे। अरे भाई, जब तुम्हारा रिश्तेदार आके तुम्हें बता ही गया, ये फ्रॉड कोई नया नहीं है। अपनी जान बचाने के साथ साथ आज आतिशी ने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया। इस पूरी पार्टी में अब सर फुटबॉल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस तरह से झूठे आरोप लगाने से ये दोषी बच नहीं सकते। और प्राइम एट 4 में आगे आपको दिखाएंगे योग गुरु रामदेव को कोर्ट से क्यों पड़ी फटकार। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के कपूरथला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ने बाइक सवार शख्स को कुचल दिया। हादसे में मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। यहां आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। तेज रफ्तार का कहर और कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। मौके पर ही शख्स ने दम तोड़ दिया। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव पर सख्ती दिखाई है और कहा है कि आपने सारी सीमाएं लांघ दी। आप कितने भी ऊंचे हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकते। रामदेव के वकील ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कोर्ट ने कहा, आपको परिणाम भुगतने होंगे, देश सेवा का बहाना मत बनाइए। अभी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। अदालत को गंभीरता से लो रामदेव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये बाबा रामदेव कैसे फंस गए, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल 10 जुलाई 2022 को पतंजलि वेलनेस ने एक विज्ञापन पब्लिश कराया था। इसमें आयुर्वेदिक दवाओं से बीमारियों के इलाज का दावा किया गया था। रामदेव पर आईएमए ने विज्ञापन में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया। इसी लेकर आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और फिर जो हुआ वो हमने आपको आज बताया। और आगे आपको बताएंगे देवभूमि से पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष को सांप सूंघ गया। लेकिन पहले देखिए धार्मिक टिप्पणी करने पर कहां मचा बवाल। मुंबई की मीरा भयंदर इलाके से एक बार फिर धर्म के नाम पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गोपाल प्रसाद नाम के एक हिंदू शख्स के 2 बेटों की मुस्लिम लड़कों ने जमकर पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट करने वाले लड़कों ने हिंदू लड़कों पर धार्मिक टिप्पणी भी की। अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गनर के शूटआउट के मामले में आरोपी 2 महिलाओं पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी 25 हजार का इनाम घोषित किया गया।
बालाघाट जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के आमने सामने की मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में कई वारदातों में शामिल रही 29 लाख की इनामी नक्सली नेता डीवीसीएम संजंती उर्फ क्रांति और 14 लाख के इनामी रघु उर्फ शेर सिंह को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने इनके पास से एक AK-47 और एक 12 बोर की राइफल बरामद की है। दिल्ली के राजपुर रोड सिविल लाइंस इलाके में एक तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो लोगों को टक्कर मारते हुए मशहूर फतेह कचौड़ी वाले के दुकान में जा घुसी। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पेशे से वकील है और आरोपी की पत्नी भी गाड़ी में मौजूद थी। मऊ में एक ट्रक बीच सड़क आग का गोला बन गया। हरियाणा से बिहार जा रहे ट्रक में आग लगने के तुरंत बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। टायर फटने के बाद ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर से कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देश को अराजकता की तरफ धकेलना चाहती है कांग्रेस। राहुल गांधी पर बगैर नाम लिए पीएम मोदी का तंज। देश में आग लगाने की बात करता है शहजादा। पीएम ने कहा, पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि आग लगाने की बात करने वालों को सबक सिखाया जाए। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, 2 टुकड़े करने की बात कही। और जैसा कल हमने आपको प्राइम एट 4 में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में तो रैली करेंगे ही, साथ में उनकी रैली राजस्थान में भी है। इस वक्त वो क्या कह रहे हैं कोटपुतली में, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोग अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं और इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए ये चुनाव बहुत अहम है। और इंडी गठबंधन पर अमित शाह का निशाना। चुनाव में एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ परिवारवादी। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुनबा। गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं राहुल, अमित शाह ने कहा। राहुल को ढूंढती रहती है कांग्रेस, अमित शाह ने यह भी कहा। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं। और दूसरी ओर
परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये इंडी अलायंस। अगर इस बार मेरी कर्नाटक की जनता को और सभी कार्यकर्ता को मेरा विनंती है कि 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को देना। दूसरी ओर घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है, कोई मैच ही नहीं। पूरा देश आज एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना देखिए जरा। 2014 से पहले के भारत में अराजकता थी। सीएम योगी ने कहा, मोदी सरकार में भारत का सम्मान बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया, अब नौजवान पलायन नहीं कर रहे, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कहा सीएम योगी ने। पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ये बातें कही। 2014 के पहले का वो भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। तो सीमाएं हमारी सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था बदायूं में संघमित्रा मौर्य रोती हुई दिखाई नहीं थी मंच के ऊपर, और लगा ये कि वो असल में टिकट को लेकर रो रही हैं क्योंकि इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। रोने वाले वीडियो पर संघमित्रा मौर्य की सफाई आई है। राजा दशरथ की कथा सुनकर भावुक हो गई थी। संघमित्रा का ये बयान सुनिए कि राजा दशरथ की कथा सुनकर वो भावुक हो गई थी। कार्यक्रम नहीं चल रहा था तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। और आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य पूर्व एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर रामचरितमानस को लेकर, देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। भगवान राम तक पर सवाल खड़ा करते हैं और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य उसी रामायण के ही राजा दशरथ के संदर्भ में एक प्रसंग सुनते हुए कह रही हैं कि उनकी आंखें भावुकता की वजह से गीली हो गई। और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर बड़े हमले की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए खास रणनीति तैयार हो रही है। यूपी के हर जिले में केंद्रीय मंत्री और सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीजेपी ने 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को मैदान में उतारा। आज 40 से ज्यादा जिलों में बीजेपी नेता और मंत्री मैदान में उतरे। और अब बात उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की, जहां इन दिनों घमासान मचा हुआ।
इससे जुड़ी ये 4 खबरें आपको दिखा रहा हूं। प्राइम एट 4 में ये प्राइम न्यूज देख लीजिए। सारण में लालू की बेटी ने प्रचार तेज कर दिया। रोहिणी आचार्य ने यहां रोड शो किया। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 2 बार के सांसद ने कांग्रेस ज्वाइन की। यूपी के मेरठ से अरुण गोविल ने नामांकन भरा। बीजेपी कैंडिडेट है अरुण गोविल और बीजेपी सांसद रवि किशन का दिखा खास अंदाज। चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन ने चाय बनाई। तो पहली खबर सारण में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का रोड शो हुआ। सारण से आरजेडी उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य। मरते दम तक सारण की सेवा करूंगी, रोहिणी आचार्य ने यह बात भी कही। मरते दम तक सारण की सेवा करने की बात उन्होंने कही। पहले पूजा अर्चना की और फिर प्रचार किया। ये सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। सारण लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। आरजेडी ने रूडी के मुकाबले रोहिणी को मैदान में उतारकर लड़ाई दिलचस्प बना दी है। 2014 से लगातार यह सीट बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के खाते में है। इससे पहले 2009 में इस सीट पर लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी। राजीव प्रताप रूडी यहां से चुनाव हार गए थे। और खबर यह कि राजस्थान के कोटपुतली में विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे हैं। कहा, एक तरफ देश को लूटने का मौका तलाशा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ देश को अपना मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून को 400 पार। पीएम की चुनावी हुंकार, इस बार 400 पार। कोटपुतली में अपनी बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकारों की ये पंक्तियां कही। हमारा तोरावाटी भी विकास के मामले में पीछे छूटता चला गया था, लेकिन कोटपुतली बड़ौदा मेव हाईवे से ये इलाका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। टिकट कटने के बाद अजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में उनको सदस्यता दिलाई गई है। एक बार फिर से यह खबर देख लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह झटका। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन की है। टिकट काट दिया गया था उनका। अजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूंगा। मजेदार बात यह है कि जिस बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने अजय निषाद को आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाई साल 2014 में, वो अजय निषाद से ही चुनाव हार चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद के सामने मौजूदा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और उन्हें 4,69,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह को 2,46,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वोट फीसद के हिसाब से अजय निषाद को 49.46% वोट मिले थे, जबकि अखिलेश प्रसाद को 26% वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में अजय निषाद को 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद के सामने मुजफ्फरपुर से बीजेपी के मौजूदा कैंडिडेट राजभूषण चौधरी थे। तब अजय निषाद को 6,66,000 से ज्यादा वोट मिले थे और राजभूषण चौधरी को 2,56,000 से ज्यादा वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद को कुल 63% वोट मिले थे और राजभूषण चौधरी को 24% वोट मिले थे। इस चुनाव में अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी को 4,09,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। बीजेपी सांसद ने संजय राउत से मुलाकात की है। जलगांव बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने मीटिंग की है। वो शिवसेना उद्धव गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्मेष पाटिल 2019 में 4 लाख वोटों से जीते थे।
और मेरठ से अरुण गोविल ने नामांकन भरा। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल। नामांकन के समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। अरुण गोविल ने नामांकन भरा और केशव प्रसाद मौर्य भी उनके नामांकन के समय वहां मौजूद थे। मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे। इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है, इंडी गठबंधन के मन में है, जो 2019 में भाजपा को यहाँ विजय प्राप्त करने से नहीं रोक पाए जब सारे विरोधी एकजुट थे, तो 2024 तो भाजपा का बन चुका है। और मेरठ से अखिलेश ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अरुण गोविल के खिलाफ अब अतुल प्रधान लड़ेंगे। पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। उम्मीदवार उन्होंने क्यों बदला है? क्या पुराने उम्मीदवार में दम नहीं लग रहा है? अरुण गोविल के सामने वो कमजोर लग रहे हैं? बात कुछ और है, वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अपना कैंडिडेट उन्होंने बदल दिया। यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मुकाबला बीजेपी के अरुण गोविल का सपा के अतुल प्रधान से होगा। सपा ने पहले यहां से भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अखिलेश ने अब भानु प्रताप को हटाकर अतुल प्रधान को मैदान में उतार दिया है। अरुण गोविल वर्सेस प्रधान होने वाला है। और अगली खबर ये कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गोरखपुर से लोकसभा सांसद अजय किशन शुक्ला आज नए अंदाज में नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान जब वो एक चाय की दुकान पर पहुंचे तो वहां खुद चाय बनाने लगे। रवि शुक्ला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इस दौरान रवि किशन शुक्ला ने पीएम मोदी को लेकर कई अहम बातें बोली और अपने अंदाज में राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा। ये भारत ये ऐसी धरती है, ये सिर्फ गरीब लोग ही, जिसने गरीबी देखी है वही इस भारत को चला सकता है। ये सत्य है, क्योंकि 80% देहात है इस भारत में। तो ये राजकुमार लोग जो हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो इटली में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग ये भारत ना देखा, दुख ना समझ पाई हो। यार दर्द जे समझी वह चला पाई। काहे हमार भारत इतना अद्भुत हो गई, काहे हमार भारत आज हम ही चाय बनावत है, कारण कि हमार मोदी जी में 400 पार की कथन और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी, अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी इस देश में, अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर, जो हमारे माई बहन खातिर, किसान, गरीब गुरबा खातिर, दलित समाज, सबके लिए सोचे। कोई खोना नहीं चाहेगा। और आगे आपको दिखाएंगे देश की बड़ी पॉलिटिकल खबरें, लेकिन उससे पहले आपको मध्य प्रदेश से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां जंगल छोड़कर एक सांभर पन्ना शहर के भीतर आ गया और वहां रिहायशी इलाके में पहुंचकर एक घर के भीतर बैठ गया। हर तरफ अफरा तफरी थी। कौतूहल में लोग घर के आसपास भीड़ लगा रहे थे। सांभर घर में रखे सामान को इससे पहले अपनी चौकड़ी से काफी नुकसान पहुंचा चुका था। वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर उसे काबू किया और इसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। और आगे आपको दिखाएंगे पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने क्यों किया फ्लैग मार्च, लेकिन पहले देखिए किसानों के लिए कौन सी अच्छी खबर आने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की अगली बैठक 4 अप्रैल को होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम देगी। बीजेपी किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का वादा भी किसानों से कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पार्टी हाईकमान को उत्तर पश्चिम मुंबई सीट को लेकर कल तक का अल्टीमेटम दिया है। निरुपम ने उद्धव ठाकरे को अपना उम्मीदवार पीछे लेने या फ्रेंडली फाइट पर फैसला लेने के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट के बजाय ये सीट उद्धव ठाकरे शिवसेना को दे दी तो संजय निरुपम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वरुण गांधी का टिकट कटने का मेनका गांधी को कोई दुख नहीं है। सुल्तानपुर दौरे पर आई मेनका गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि वरुण आगे क्या करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। मेनका गांधी ने कहा कि इलेक्शन बाद देखते हैं, अभी बहुत लंबा समय है।
वो यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं बीजेपी में हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी छिंदवाड़ा से आसानी से चुनाव जीतेगी। नकुल नाथ बीजेपी प्रत्याशियों को चुनौती नहीं दे सकते हैं। लोग भय की वजह से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अब विकास के साथ जुड़ रहे हैं। 100% हम सीट जीतेंगे, क्योंकि लोग एक ही परिवार से अब उकता चुके हैं और छिंदवाड़ा की जनता चाहती है कि यहाँ विकास हो। छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी हो, काम कैसे करवाना है मैं जानता हूं। कोई भी सरकार रहे, यहाँ जानते हैं 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, हमारा काम तो दे दूंगा। और जिस मौलाना तौकीर रजा को फरार घोषित किया जा चुका है, जिसे मास्टरमाइंड करार दिया जा चुका है, योगी राज में क्या उसके जेल जाने का टाइम आ चुका है? करेंगे इस पर चर्चा 4:55 पर राष्ट्रवाद में, देखना मत भूलिएगा। और मुख्तार अंसारी पर अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी है। मुख्तार अंसारी पर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया है। लोग महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया। अखिलेश ने कहा सरकार की हिफाजत में जान गई है, इस सरकार में कोई भी मारा जा सकता है, अखिलेश यादव ने कहा। लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कासगंज जेल में अब्बास अंसारी से मिले हैं उमर अंसारी। दोनों के बीच आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। ये दोनों भाई हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहली मुलाकात हुई है। अब्बास अंसारी की जमानत पर हाई कोर्ट में मामला अभी लंबित है। और लोकसभा चुनाव से पहले हाई अलर्ट पर है पुलिस। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। आचार संहिता लागू होने के बाद बढ़ाई गई है चौकसी। अलग अलग जगहों पर पुलिस की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई है। और अब बात